नमस्कार दोस्तों गुप्तचरी यानी कि किसी भी चीज़ की जासूसी करना ये कुछ ऐसा विषय नहीं है जिसे बिना किसी तकनीक के अपना लिया जाए। लेकिन ये एक मानकर चलिए कि हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे परिवेश में इसके अनूठे नए नए रूप देखने में मिले हैं। एक रूप वह भी था जब राज्यों में विष कन्या का एक स्वरूप होता था और विष कन्या की जो तैयारी होती थी ये मित्रों बड़ी अद्भुत होती थी। ये एक छोटी सी कन्या को आरंभ से ही धीरे धीरे कम मात्रा में विष दिया जाता था ताकि वो विष उसके शरीर में पूरी तरह फैल जाए और जब भी किसी शत्रु को इस ढंग से मारना हो, किसी ढंग से मारना हो, किसी अज्ञात ढंग से मारना हो तो उसी कन्या को भेज दिया जाए, विष कन्या को उसके पास, और विष कन्या के संपर्क में आते ही वह शासक या वो व्यक्ति जो है वो तत्काल प्राण पखेरु उसके उड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलग अलग स्वरूप हैं, सिर्फ इसका ये नहीं, घातक स्वरूप नहीं। इसके बारे में बहुत सारी व्याख्याएं हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। शुक्राचार्य ने अपने ढंग से इसको व्याख्यायित किया है और इसमें कालिदास ने अपने ढंग से, भवभूति ने अपने ढंग से, सब ने अपने अपने ढंग से इसका विस्तार से वर्णन किया है। मनु स्मृति में स्वयं मनु भी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अगर राजा चाहे कि उसको अपने शत्रु राजा या अपने समानांतर जो शासन कर रहे लोग हैं उनके बारे में गुप्त सूचनाएं चाहिए तो वो दूत के रूप में अपने अत्यंत विश्वस्त लोगों को उस राजा के दरबार में भेजता है ताकि वो वहाँ पर प्रामाणिक जो समाचार हैं, वहाँ की तैयारियों के बारे में, वहाँ की सोच के बारे में, वहाँ की वैचारिकता के बारे में प्रामाणिक सूचनाएं एकत्र करे और वो एकत्र करके वह अपने राजा को, अपने शासक को, जिसकी ओर से वो दूत बन के वहाँ नियुक्त हुआ, उसको सौंपे। ये सिलसिला मित्रों बहुत पुराना चला आ रहा है और इसके अलग अलग स्वरूप हैं और इसकी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण भी बाकायदा इसका हुआ है। और वर्गीकरण में अमरकोश एक है, ग्रंथ है, उसमें आपको ये सारे वर्गीकरण मिल जाएंगे। उन वर्गीकरणों का विवरण यहाँ देना मुश्किल इसलिए है कि वो सूची इतनी लंबी है, फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसमें ज़्यादा गुंजाइश, ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से कालिदास ने यद्यपि अपने नाटकों में कहीं भी गुप्तचरों के बारे में स्पष्ट संकेत नहीं दिए, लेकिन उनके जो शासक हैं या नायक हैं वे भी अपने शत्रु, अपने सामने वाले व्यक्ति की सूचनाएं एकत्र करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वे साधन अवश्य रूप से इस बात की गवाही देते हैं कि गुप्तचरी, जासूसी का मामला उस काल में भी था और उस काल में ये सब कुछ होता था। आज हम देखते हैं कि एक KGB का जासूस है वो महाबली बन गया पुतिन के रूप में, और पुतिन आज भी ये भी कहा जाने लगा है अब तो कि पुतिन अपने साथ अपने डुप्लीकेट रखता है। डुप्लीकेट, एक से ज़्यादा पुतिन नकली भी तैयार किए गए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया गया है ताकि यदि कोई घातक हमला कोई शत्रु करना चाहे तो वो इस बात को सुनिश्चित ना कर पाए कि वास्तविक पुतिन मरा या नहीं मरा, वास्तविक पुतिन पर चोट पहुंची या नहीं पहुंची, इस बात का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। और मित्रों ये कमोबेश सब जगह, हर देश में होता है। अमेरिका में FBI यही काम करती है, वहाँ की CIA यही काम करती है। CIA विदेशों में जासूसी करती है, FBI अपने देश में ही जासूसी करती है। तो अलग अलग स्वरूप हैं। हमारे देश में भी IB का अलग अस्तित्व है, CBI का अलग अस्तित्व है और बहुत सारी जांच एजेंसियां जो हैं वो अलग हैं। और हमारे यहाँ तो अधिकृत रूप से केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक पद भी है और उस पद पर नियुक्त व्यक्ति के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं अक्सर आप सुनते होंगे, आपने सुनी भी होंगी कि शत्रुओं के बारे में या अपने पड़ोसियों के बारे में प्रामाणिक सूचनाएं संकलित करने का उस जैसा अनुभव और उस जैसी परिपक्वता, मैच्योरिटी किसी अन्य के पास नहीं है। तो ये एक बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं, दिलचस्प हैं। इन्हीं पर आधारित बहुत सारे उपन्यास भी रचे गए हैं। गोपाल राम गहमरी के उपन्यास
वो भी इन्हीं कथानकों पर आधारित हैं। और देवकीनंदन खत्री ने यद्यपि जासूसी परंपरा को नहीं लिया, उन्होंने एक डिफरेंट अलग किस्म की परंपराओं को लिया, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ इसका अंश मिल जाता है कि गुप्त सूचनाएं एकत्र करना ये सभी राजतंत्रों का सबसे एक प्राथमिक कार्य होता रहा है। धन्यवाद।